नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है दोस्तों। आइए आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कई किताबों में से हाइट और डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हाइट और डिस्टेंस के बीच के रिलेशंस निकाले जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं। जैसे कहीं डिस्टेंस होगा तो हाइट निकालनी होगी, हाइट होगा तो डिस्टेंस निकालनी है। इस चैप्टर को करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको जान लेने बहुत ज़रूरी हैं, जो इसके कह लीजिए की पॉइंट्स हैं या कह लीजिए कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये क्लियर है तो आप बाकी की चीज़ें बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हो जाती है क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को बेहतर ढंग से रीड करके समझ कर इसका डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आपका बन गया तो मान के चलिए 70 to 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। फिर कुछ बेसिक स्टेप्स जो हर क्वेश्चन में कॉमन लगनी है, बस वो आपको यूज़ करनी है। उसके बाद आंसर तक आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद आप क्वेश्चन करते करते समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बेसिक टिप्स। देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहली चीज़। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कोई भी बंदा जहाँ पर खड़ा हुआ है वहाँ से ऊपर देख रहा है। एलिवेटर आपने देखा होगा, मॉल वगैरह में एलिवेटर्स वगैरह होते हैं। एलिवेट करना मतलब नीचे से ऊपर ले जाना। तो एलिवेट, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आए, बंदे की पोजीशन जो भी है, अगर ग्राउंड पे है तो भी वो ऊपर देख रहा है, और अगर वो किसी बिल्डिंग पर खड़ा होकर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, मैंने स्टैंडिंग एट द टॉपर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह से करके अगर वर्ड यूज करेगा तो मतलब वो जहां भी खड़ा है वहां से कहां देख रहा है? ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जिस चीज को देख रहा है वो उससे क्या हो गई? ज्यादा हाइट की हो गई। इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब दो बिल्डिंग्स के बारे में वो बात करेगा, तो आपको ये पता लगाना रहेगा कि बड़ी कौन सी है। तो उस समय लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़नी पड़ेगी। उन डायग्राम्स में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो अब वो एंगल जनरली हमें 30, 45 और 60, ये 3 तरह के एंगल्स यूज करता है। अब आप अच्छे से देख सकते हैं, कि ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है, यानी कि ये तो आपका ग्राउंड रहा। यानी कि यहां पर आपको एंगल इनमें से तीनों में से बनाने के लिए, जो तीनों ही एक्यूट एंगल, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है बेस के पैरेलल। यहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन मार्क करते हैं इस तरह से। तो पहला पॉइंट हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है नीचे से बंदा ऊपर ही देख रहा है, चाहे वो ग्राउंड पे खड़ा होगा तो ऊपर, और किसी बिल्डिंग पे खड़ा होकर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया वहां से, तो वो भी मतलब सामने वाली जो चीज़ है, बिल्डिंग वगैरह, टावर जो भी है, वो उससे ऊंचा है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है, ये इसमें ग्राउंड पे खड़ा नहीं हो सकता। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब मस्ट है कि बंदा किसी हाइट पे खड़ा हुआ है और वो नीचे देख रहा है। डिप्रेशन मतलब नीचे, इस तरह से। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ किसी पॉइंट को देखता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल, ये जो ग्राउंड रहेगा, ये ग्राउंड, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे आप। जैसे उसने कहा, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉवर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। हालांकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये दोनों लाइनें पैरेलल रहेंगी, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 30। और उसके लिए आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि ये लाइन पैरेलल्स हैं। इस तरह से कोई भी रीजन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये अंडरस्टूड होगा ऑलरेडी वहां पर कि ये 30 है, तो ये भी क्या होगा? 30 अल्टरनेट एंगल। फिर इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से होंगे, याद रखिए। बंदा ऊपर खड़ा हुआ है और वो देखता है नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है हर क्वेश्चन में, और उसके बाद इस तरह से इसे कर देना है। तीसरा जो उसमें पॉइंट आता है कि एक बिल्डिंग है और वहां से वो दो पॉइंट्स को ग्राउंड पर देख रहा है, या कह लीजिए एक लाइट हाउस पे खड़ा होगा, वहां से शिप्स वगैरह आ रहे हैं, उनको देख रहा है। इस तरह से चीजें रहेंगी, एक के पीछे एक पॉइंट रहेंगे। दो वो एंगल देगा कि भाई 30 और 40 है, तो 45 है, सॉरी। तो आप ये दो एंगल देख सकते हैं। पास वाला जो भी एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा। 45 और 30 है, तो पहला वाला 45, और दूर जो बनेगा वो क्या होगा? 30 होगा। पास का एंगल हमेशा बड़ा होता है, दूर का एंगल हमेशा छोटा। इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रखना है। यही अगर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है आपसे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दो पॉइंट्स के जो एक के पीछे एक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये होगा। आप देख सकते हैं इनमें से बड़ा ये डबल लाइन वाला होगा, यानी कि एक 60 और एक 30 दिया, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं ये 60 होगा और ये क्या होगा? 30 का अल्टरनेट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? जो दूर बन रहा है वो छोटा होगा, तो ये होगा 30 का अल्टरनेट 30, और 60 का अल्टरनेट ये एंगल होगा 60। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे लेकर खुद से प्रैक्टिस करके दिमाग को समझा देना चाहिए, ताकि वो कहीं भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त जहां बहुत सारी और चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होगा आपका ब्रेन एक साथ, तो ये गलतियां ना कर दे। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम सारे कॉन्सेप्ट और फंडे होने चाहिए।
इसके बाद आप एक्सरसाइज बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक लोती एक्सरसाइज चैप्टर की 9.1। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 1 to 5 जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान और बहुत बेसिक है, बड़े सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। तो इनमें कुछ खास आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप स्टेप्स डायग्राम वगैरह नीट एंड क्लीन रखें जब प्रैक्टिस के टाइम में। तो जस्ट आपको आइडिया है कि करना आता है, इतना काफ़ी है। बाकी के 5 के बाद जब आप क्वेश्चन 6 से करना शुरू करेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि स्टेप्स वगैरह किस तरह से ली जाती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है सर्कस टेंट, तो इन्हें जल्दी जल्दी हम लोग 1 to 5 को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रो। उसके साइड में उसका डायग्राम भी दिया हुआ है। विच इज साइडली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द top of a vertical pole to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree। तो वो ये कह रहा है कि ये पोल है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैंने अभी इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बड़े सिंपल है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना सिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। तो एक पोल है और वहाँ से एक रस्सी को ग्राउंड पर बांध दिया गया है। उसकी लंबाई है 20 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30। एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ ही बनेगा यहाँ पर इस तरह से। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड ऊपर से एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये आपका पोल है, ये भी इसके टॉप से स्ट्रेच करके रोप को कहाँ सी पर बांध दिया गया है और रोप की लंबाई है 20। हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है। लेट द हाइट ऑफ द पोल इज h। ऐसा आप क्वेश्चन जब शुरू करेंगे एग्जाम में वहाँ मेंशन कर सकते हैं स्टेटमेंट जनरली हम यहाँ नहीं लिखेंगे ताकि जगह की कमी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। चलिए तो अब बड़ा आसान सा काम है। 8 चैप्टर का बेसिक जो 8.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था वो ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मार्क होता है उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, इसके अपोजिट हाइपोटेनस फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता। तो एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ये मैं इस तरह से ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। अब आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बताना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, एक अननोन साइड है और एक नोन साइड होगी, इनका रेशियो लेना होगा। तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बताइए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। तो आप रिकॉल करने के लिए वो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बड़ा ही फेमस है। आपको मैंने उस चैप्टर में बताया, क्लास में भी बच्चों को समझाया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस तरह से। अब लिखना बंद कर दीजिए क्योंकि आप 8 चैप्टर कर चुके हैं। अब रिकॉल करना शुरू करिए, ब्रेन को याद दिलाइए, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाइए ताकि वो एग्जाम में एफर्टलेसली इन चीज़ों को कर सके। याद रखिए पढ़ना नहीं है, आपको रिकॉल करने की प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम में जो करते हैं वो रिकॉल करके ही एग्जाम देते हैं। और ये प्रैक्टिस अगर आपने घर में नहीं की है तो आपको वहाँ पर भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो जो बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ता तो एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ, उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि वो किताब कॉपी सामने रख के पढ़ रहा है, उसने ब्रेन को रिकॉल करना नहीं सिखाया। रिकॉल करना मतलब आपके सामने कुछ मटेरियल ओपन नहीं है और आप पूरा क्वेश्चन आपके सामने आया और उसका आंसर आप पूरा का पूरा रिकॉल कर रहे हैं। तो रिकॉल करने की प्रैक्टिस करवा के दिमाग को ले जाइए। वो रिकॉल करना अगर आपने सिखाया प्रैक्टिस में तो डेफिनेटली वो एग्जाम में रिकॉल करेगा। ठीक है, टॉपर्स नोइंगली अननोइंगली इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो तो हमें चाहिए था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये देखिएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये हमारा वो रेशियो है साइन, यानी कि जो हमें आंसर तक ले जाएगा। अब आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं 1/2। वैसे तो अब याद हो जाना चाहिए आपको। AB इज h और AC इज 20 को आप यहाँ ले आइए तो 20/2 और बड़ा ही आसान है। आंसर कितना, 10 मीटर। सो 10 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। अभी हमारे यहाँ किसी स्कूल के एग्जाम्स में पूछा गया था हाफ ईयरली के पेपर्स में। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। पहले बार में आप पूरा क्वेश्चन एक पढ़िए पूरे स्टार्टिंग से एंडिंग तक और एक आइडिया लगाने की कोशिश करिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन का वो है क्या, किस बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ कह रहा है ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड, जहां से टूटा वहां से वो बैंड हो रहा है। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, उसका ट्री का टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा है। मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री
टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहला काम था एक ट्री बना लिया जाए। ये रहा ट्री, इसकी हाइट का नाम हमने रखा ए बी। ये कह रहा है कि यहाँ से ब्रेक होता है स्टॉर्म से, हम अब इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि, और जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड ये रहा। अब आपका ए यहाँ पर टच कर रहा है, ग्राउंड पर टच कर रहा है और एंगल बना रहा है कितना उसके साथ, 30 डिग्री। अब अगली लाइन उससे कही द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां टॉप ने टच किया ग्राउंड को और फुट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। उसने आपसे कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री तो आपका क्या है, ए बी है। जिस पॉइंट से ब्रेक हो उसका नाम रख देते हैं हम सी। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री तभी निकाल सकते हैं जब हम ए सी प्लस क्या हो जाए हमारा बी सी। अब ए सी की नई पोजीशन ये है, तो हमें ए सी और बी सी यहां से इस ट्रायंगल से निकालना और दोनों को ऐड कर देना, तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। तो आइए देखिएगा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब तक आपको ये पूरा ओरली स्तर से आपके ब्रेन की स्क्रीन पे ना आ जाए तब तक आप इसकी मदद लेते रहिए और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप इसे लिखना बंद करें और आपके ब्रेन की स्क्रीन पे सारी चीज़ें चलती रहें। तो ऐसा रेशियो मुझे लेना है, ये एंगल है तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये बेस हो गया और हाइपोटेनस फिक्स है। तो मुझे एक ऐसा रेशियो लेना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो, वहाँ से मेरा परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर को लेने का वाला जो रेशियो है वो है मेरा ये, और आप जानते हैं क्या होता है 10। एक बेस और हाइपोटेनस वाला भी लेना होगा, वो हम बाद में करते हैं। तो पहले बेस और परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30, परपेंडिकुलर का नाम होगा बी सी और बेस का नाम होगा ए बी। अब tan 30 जो है दोस्तों, tan 30 हो जाता है 1/√3। बी सी आपका हो गया है, ऐसे ही रहने देते हैं नाम बी सी, और ए बी हमारा 8 हो गया है। 8 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाइए ऊपर, याद रखिए √3 को वहाँ उस साइड नहीं ले जाना है यहाँ पर, क्योंकि आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ यूनिट मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा है, मीटर में है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, एग्जामिनर को कोई मौका मत दीजिए कि वो आपके मार्क्स काट सके। अगेन मेंशन कर चुके हैं हालांकि इन ट्रायंगल एबीसी, आप चाहें तो इन ट्रायंगल अगेन मेंशन कर सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, और चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं सीधा। अब एक ऐसा रेशो मुझे बताइए। अब देखिए कई बच्चे होते हैं जो जिन्हें हाइपोटेनस फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर आ चुका है, तो पी और एच वाला रेशो ले लेते हैं, आंसर इससे भी आ जाएगा पी और एच। लेकिन जो पी है हमारा वो फ्रैक्शन में है और रूट में है, रूट इसके अंदर है, तो इससे बचना चाहिए। तो हमें सिंपल सा डिजिट दिया 8, तो 8 ये बेस और हाइपोटेनस को इन्वॉल्व करिए। तो बेस और हाइपोटेनस का देखिए कॉस लगता है यहाँ पर रेशियो, ये साइन होता है और ये होता है कॉस। जल्द से जल्द इसे लर्न करने की कोशिश करें। तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8/AC। cos 30 डिग्री वही वैल्यू है जो sin 60 की होती है। ये बार बार मैंने आपको समझाया टेबल कैसे लर्न करना चाहिए प्रैक्टिस में। ब्रेन को बार बार ऐसे टास्क दीजिए, इधर का उधर, किसकी वैल्यू कहाँ थी, कौन सी किसकी वैल्यू होती है, बार बार रिकॉल करके उसकी आदत में आएगा और वो गलतियाँ नहीं करेगा आगे चलकर एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद। तो cos 30 वही होगा जो sin 60 होता है, यानी √3/2। यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, √3/2। अब आपका 8/AC आपको निकालनी है वैल्यू AC की, तो AC को आप यहाँ ऊपर ले जाएंगे, 2 से 8 को इंटू कर देंगे, यहाँ √3 रहेगा 16। और अब आप √3 को इस साइड लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ये रहा मीटर में। ये क्वेश्चन नंबर आप 2 डाल दीजिए। नाउ द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू क्या होगा, AC प्लस BC। तो AC इज 16/√3 और BC हमारा हो जाएगा 8/√3। तो एलसीएम लेंगे हम लोग कितना, √3, 16 प्लस 8,
16 + 8 हो गया हमारा 24√3। अब आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए। √3 कितना हो जाएगा 3 से इसे काट दीजिए, कितना आ गया 8। तो यहाँ हमारा हो गया 8√3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ आवर ट्री। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिंपल है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल था, ट्री ब्रेक हुआ स्टॉर्म की वजह से, जहाँ से बैंड हुआ टॉप पार्ट ने टच किया ग्राउंड को, ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30, उसकी लैंग्वेज का मीनिंग है बेस फुट ऑफ द ट्री और वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, उसके बीच का दूरी दी गई थी 8 मीटर। तो आपने रेशियो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना था, तो उस हिसाब से आपने रेशियोज चुने कि परपेंडिकुलर बेस जिसमें आता वो हो गया आपका 10 और बेस और हाइपोटेनस जिसमें आता वो हो गया कॉस। तो आसान काम है काफ़ी, इतना कुछ खास इसके अंदर है नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फिसल पट्टी लगानी है पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। एक स्लाइड इस तरह की यूज कर रही है, 1.5 मीटर उसकी हाइट है और एंगल जो बनेगा वो उसका 30 डिग्री ग्राउंड के साथ बताया जा रहा है। Whereas for elder children, बड़े बच्चों के लिए she prefers to have a steep slide at a height of 3 meter inclined at 60 degree। तो यहाँ थोड़ी सी बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा इंक्लाइन करके ज़्यादा हाइट पर रखा गया 3 मीटर और एंगल रखा गया 60 डिग्री, एडवेंचर बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है उसे एडवेंचर ज़्यादा चाहिए रहता है, फिर जब वो समझदार हो जाता है फिर वो इन चीज़ों को बेवकूफ़ियों का नाम दे देता है। PQR, ये 2 ट्रायंगल है, इन दोनों में हमसे कहा गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस आप चाहे तो XY नाम दे सकते हैं या फिर हम अल्फ़ाबेट से निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एक ऐसा रेशो, हमें स्लाइड की लेंथ पूछी गई है तो हाइपोटेनस होगा हमारे स्लाइड जो है वो हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आप देखिए P/H साइन आपका रेशो होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगी, यानी कि साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी AB जो एंगल के अपोजिट साइड है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है साइन 30 1/2, AB कितना है दोस्तों 1.5 और हाइपोटेनस इज AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर आप AC को साइड ले आइए, तो ये हुआ AC, 2 को इंटू करेंगे 1.5 से तो ये आपको मिल जाएगा कितना 1.5 × 2 यानी कितना 3 मीटर। ये हमारा एक आंसर हुआ। अब बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड इंस्टॉल करी गई थी वो देखिएगा कि इन ट्रायंगल PQR फिर से वही रेशो, साइन इस बार साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम है PQ, हाइपोटेनस है PR। साइन 60 डिग्री होगा √3/2 PQ 3 और ये हो गया PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए PR को यहाँ रहिए, 3 2 ज़ा कितना हो गया दोस्तों 6, √3 को साइड ले आइए नीचे, ये आ गया। आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या करेंगे डिवाइड, √3 कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, वो आ जाएगा 3 से इसे काट दीजिए 2, तो आंसर आया 2√3 मीटर। ये बड़े बच्चों के लिए हो गया। तो आप देख सकते हैं 2 अलग अलग हमारे ट्रायंगल्स थे जिनमें परपेंडिकुलर दिया गया था, एंगल दिया गया था, हमें दोनों में हाइपोटेनस निकालना था। तो ऐसा रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो, और वो क्या है साइन। तो हमने दोनों ही ट्रायंगल में साइन लगाया और आराम से कैलकुलेशन करके निकाल दिया। इसके अंदर कैलकुलेशन भी कुछ खास मुश्किल होती नहीं है, ठीक है। तो आइए देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ये रहा पॉइंट। टावर का नाम हमारा हो गया AB। आप क्वेश्चन में शुरू करने से पहले मेंशन कर सकते हैं AB इज द टावर एंड C इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। पॉइंट के बारे में बता रहा है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इस 30 डिग्री, वो जो एंगल दिया है अब मेंशन कर रहा है वो कि 30 डिग्री है।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालनी है, यानी हमें ए बी निकालना है। तो आप चाहें तो ए बी को एच भी ले सकते हैं, ए बी में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बड़ा ही आसान हो जाता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बेस दिया है और आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बड़ा सिंपल है। इस पूरे चैप्टर में, पूरी क्लास, इसमें आप देखिएगा 90% क्वेश्चंस में आप देखिएगा tan ही चलता है। tan का रेसिप्रोकल कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं, पर सभी tan ही करते हैं, सीधा p अपॉन b वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो tan से फेवरेट हो जाता है tan 31 बाई रूट 3, tan 45 1, tan 60 डिग्री रूट 3। ये तीनों आपको वैल्यूज रट जाएंगी प्रैक्टिस कर करके, इतनी बार ये रिपीट होने वाला है। तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम है ए बी और बेस का नाम है बी सी। tan 30 डिग्री सभी जानते हैं 1 बाई रूट 3, ए बी आपका फाइंड करना है आपको, और बी सी है आपका 30 को साइड ले आइए, ये हो गया रूट 3, ये आ गया आपका ए बी। अब आप रेशनाइज करेंगे, क्योंकि मैथ्स का रिवाज है कि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, तो रेशनाइज करेंगे इसको। रेशनाइज करेंगे तो 30 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 30 इंटू रूट 3 ये रहा, और नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3 ए बी। ये इसे कैंसिल कर दीजिए, आ गया tan रूट 3 मीटर। ये हो गया दोस्तों क्या ए बी। ये आपका हाइट ऑफ द टावर आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है 60 मीटर की हाइट पर ग्राउंड से है, और the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string, जो इसका धागा था उसे ग्राउंड से बांध दिया गया, और उसका ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन दिया गया है वो दिया गया है 60 डिग्री, स्ट्रिंग का और ग्राउंड का 60 डिग्री आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ आपको स्ट्रिंग की जो है लंबाई निकालने को कहा गया है, assuming there is no slack in the string। तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला रेशियो लेना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो बड़ा आसान काम है। इन ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनस ए सी। साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2 होता है दोस्तों। ए बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, और यहाँ आपका ए सी जिसकी आपको वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ ले आइए। ए सी रूट 3, 2 को यहाँ इंटू कर दीजिए 60 से, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 120। ठीक है भाई, पर कई ऐसे बच्चे होंगे जो बॉर्नवीटा सूखा भी खाते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता 120 कहाँ से आया, तो उनके लिए ये इस तरह से अलग भी लिख दिया जाता है। रूट 3 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ इस साइड आती है, तो कहाँ आती है डिवाइड में। ये चीज़ें भी 10th में पढ़ने वाले बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है, इनका बेसिक इतना ज़्यादा खराब होता है कि आप पूछिए मत। तो जो चीज़ इनटू में याद रखिए वो कहाँ आती है, डिवाइड में आती है। अब नीचे रूट नहीं छोड़ना है, 9th के फर्स्ट चैप्टर में रेशनलाइजेशन करके हमने ये चीज़ सीखी थी। तो अब रूट 3 को हटाने का एक ही तरीका है कि आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो रूट थ्री और रूट 3 डिनोमिनेटर का आपका 3 आ जाएगा, और ऊपर आएगा 120 रूट 3, ये आ गया। 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना आ गया 40 ये आ गया मीटर में। तो ये आपका AC हो गया 40 रूट 3 मीटर। ये आपके स्ट्रिंग की लेंथ आ गई है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करा जाए तो आप रूट 3 की वैल्यू डाल सकते हैं 1.73, या जो भी वो देता है 1.7 भी देता है कई जगह पे, तो जो कहे वो वैल्यू आप वहाँ पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमारे बहुत बेसिक और सिंपल से क्वेश्चन थे जो हमने थोड़ा जल्दी भी करे। अब यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि किसी भी ट्रायंगल में कैसे काम किया जाता है, रेशियो कैसे चूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से, और कैसे फिर उसका इस्तेमाल करके हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। नीचे अगर कोई रूट आता हो तो उसे रेशनलाइज करना होता है। ये बेसिक बातें इन 5 क्वेश्चन से क्लियर हो जाती हैं। इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन अब शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A 1 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, और उस बिल्डिंग की हाइट है 30। दोनों की हाइट मिल गई हमें, दोनों वर्टिकल चीज़ें, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग ज़्यादा हाइट पर हो गई। जब 2 बिल्डिंग वाला मैटर होता है तब वहाँ हमें बहुत ध्यान देखना पड़ेगा इन चीज़ों पर। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम,
जो लड़का है वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। ये विजुलाइज करने वाला सीन ज़्यादा है, तो इसमें इमेजिनेशन का बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए अपन को, ठीक है। तो जब वो ग्राउंड से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जैसे बिल्डिंग के पास जाएगा तो 30 से 60 एंगल हो गया। तो बड़े कॉमन सेंस वाली बात जो हमने पहले ही कर ली थी कि पास जाएगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम इस तरह से ले लेते हैं कि ये तो हमारी बिल्डिंग हो गई, ये हमारा लड़का हो गया, ठीक है। 1.5 मीटर उसकी हाइट है। इस तरीके से ये बिल्डिंग की तरफ चलकर जाता है, यानी हम उसकी अगली पोजीशन ये बना देते हैं। तो जब ये चलकर जाता तो एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। तो एक बार ये से यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखेगा और फिर एक बार यहाँ से देखेगा। हमारी बात हुई थी एंगल उसने दिया हमें कितने, 30 और 60। तो हमारी बात हुई थी कि ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऐसे में हमेशा आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल टू आपका जो ग्राउंड रहेगा या बेस रहेगा उसके। इस केस में ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये वाला एंगल दोस्तों कितना है, 60 डिग्री है। ये आपका हुआ ए, ये हुआ बी, ये सी और ये डी। नीचे वाले पॉइंट्स हालांकि काम के नहीं है, अगर आप चाहें तो वो भी नाम ले सकते हैं, ई एफ जी, इस तरह से आप कर सकते हैं। डी ई 1.5 है तो दोस्तों बी जी भी आपका 1.5 ही होगा और इसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आप डायग्राम पे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बिल्डिंग की हाइट हमें दी गई है 30, तो आप ये बिल्डिंग की हाइट ले लीजिए, ये आगे भैया बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर। अब 30 में से 1.5 जो है हटा दीजिए तो आपकी ये जो हाइट है वो आ जाएगी 28.5 बिल्डिंग की बची हुई हाइट, यानी हमारा ए बी जो है वो 28.5 है। आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इस बच्चे ने बिल्डिंग की तरफ जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है यानी कि ई एफ एक्चुअल में है वो, तो आप चाहें तो उसे ऊपर मार्क कर लें। आप कहें कि नहीं यहाँ भी करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऊपर से काम चल जाएगा। तो आपको एक्स फाइंड करना है क्योंकि आपका काम होगा, याद रखिए इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही आपको काम करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रायंगल ए सी डी में काम कर लेंगे, नहीं, यहां से आपका आंसर नहीं आएगा। आपकी जो 10th की लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है ये कहती है कि आपका जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का काम होगा वो सारा का सारा कहाँ होगा, राइट ट्रायंगल में होगा सर। तो राइट ट्रायंगल यहाँ पे दो है, ए बी सी, एक बार आपको इसमें जाना है और एक में जाना है ए बी डी में। इन दोनों में जाने से आपका काम बन जाएगा। हर क्वेश्चन में ये होने वाला है इसके। अब बस डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा फुल लेवल डायग्राम इस तरह से बनेगा। एक और चीज़ उसमें मिसिंग है तो वो हम अपने तरीके से रखने जा रहे हैं कि ये जब हम ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो ये डिस्टेंस पूरा उसके अंदर आएगा, यानी कौन आएगा, बी डी। तो इस पार्ट का नाम तो हमने एक्स रख दिया, तो इसका नाम हम रख लेते हैं वाई। बी सी का नाम हमने रख दिया कितना, वाई। आप चाहे तो उसे नीचे भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ऐसा, और चाहे तो सिर्फ यहाँ से एक्स हटा दीजिए, यहाँ भी चलेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ये होता है फुल कंप्लीट डायग्राम। अब हर क्वेश्चन का डायग्राम बनने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस दो ट्रायंगल मिलेंगे, राइट ट्रायंगल जैसा कि मैंने बताया ए बी सी और ए बी डी, बस इन दोनों ट्रायंगल में जाइए, अपने आप आपको चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। अगर आप ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं तो भी आपको रास्ते मिल जाएंगे। जैसे अब कई बच्चे पूछते हैं पहले किस ट्रायंगल में काम करना चाहिए, भाई किसी में भी चले जाओ, उससे आंसर का कोई लेना देना नहीं। जैसे हम ट्रायंगल में चलते हैं पहले छोटे वाले में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में इन क्वेश्चन की खास बात रहेगी, मैक्सिमम में आप देखिएगा परपेंडिकुलर और बेस ही रहेंगे, ना तो हाइपोटेन्यूज वो देगा और ना पूछेगा। तो एच वाला तो साइन और कॉस आना ही नहीं है, बस परपेंडिकुलर और बेस चलेगा, यानी टेन चलता है इसके अंदर। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी 10, उसका एंगल आप देखिएगा कितना, 60। परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस है कितना, बी सी। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, याद रख लीजिएगा। 10 31 बाय √3 होता है, 10 45 सबको याद हो जाता है, क्यों, बड़ा आसान है, 1। ए बी कितना है, 28.5 और बी सी हमारा है वाई को यहाँ ले आइए, वाई √3 हो जाएगा, 28.5 आ गया है। √3 को अब राइट साइड लाएंगे क्योंकि वो इनटू में है, तो √3 भैया आ जाएंगे नीचे यहाँ पर। अब कई बच्चों को जल्दबाजी रहती है तो यहीं पर रैशनलाइज करने लग जाते हैं। यहाँ मैं बार बार क्लास में सिखाता हूँ, चाहे वो चैप्टर आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, वॉल्यूम सरफेस एरिया हो, कि नीचे जो बीच में टर्म्स आती है वहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, इससे बचिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर होगा तो वो आगे बच गया तो वहाँ रैशनलाइज करने का, अदरवाइज इनके पार्टनर मिल जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे ये आसानी से वापस से रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो y आ गया, यहाँ से हमें कहाँ से मिला, इस ट्रायंगल के अंदर से। अब हमें दूसरे ट्रायंगल में जाना है ए बी डी में।
तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहां भी tan ही लगेगा, tan 30, परपेंडिकुलर का नाम फिर वही होगा सेम ए बी, लेकिन बेस जो है वो जाएगा बी डी, ये आ गया बी डी। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, बार बार रिकॉल करिए, बार बार रिकॉल करिए, बार बार रिकॉल करिए। ब्रेन के लिए बिल्कुल इतना एफर्टलेस हो जाना चाहिए वैल्यूज रिकॉल करना कि कोई चांस ही ना हो कि आप एग्जाम में गलती कर लें। ए बी कितना 28.5। आधे अधूरे मन से पढ़ाई मत करिएगा, आधे अधूरे मन से करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जब मैथ्स कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं पूरी तरह से 100% वही हो। भले ही 4 घंटे की जगह 15 मिनट पढ़ाई करिए, लेकिन 15 मिनट पढ़े हैं तो 15 मिनट का हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपकी बॉडी और ब्रेन एक साथ वहीं पर होना चाहिए और पूरा ध्यान किताब पर होना चाहिए। उससे बोलते हैं पढ़ाई। 28.5 आपका बीडी कहाँ है? ये रहा। बीडी का 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डीसी प्लस बीसी। तो आप उससे चाहे तो पहले मेंशन कर सकते हैं स्प्लिट करके, आप डायरेक्ट x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस में आप इस तरह से सीख रहे होंगे। x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा और √3 को हैंड टू करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू, ये मैं यहाँ से इस तरह से नंबर को अलग कर देता हूँ। y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। y की वैल्यू है 28.5/√3 इक्वल्स टू 28.5 √3। यहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिएगा कहाँ से आप जो भी चेंज किया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ताकि एग्जामिनर उसे देख सके। अब 28.5 को साइड ले जाइए क्योंकि आपको तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 28.5 √3 यहाँ पर है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 28.5/√3 ये आ गया। अब भैया सबसे आसान तरीका जो है कैलकुलेशन करने का वो ये कहता है कि आप 28.5 एक बड़ा नंबर है तो उसे बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, जितना आसान आप बना सकते हैं उतना बेहतर आप आंसर तक जाने के चांसेस होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके, उतने अच्छे मैथमेटिशियन कहलाएंगे आप। तो 28.5 बाहर निकाल दिया, नंबर सिंपल आ गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 28.5 हम एज इट इज़ रखते हैं। एलसीएम आता हमारा यहाँ पर √3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया कितना 3 - 1। 3 - 1 हमारा हो जाता है कितना 2। 28.5 ये हो गया 2/√3। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि आपको रेशनलाइज करना है, आप लास्ट स्टेप पे कर दीजिए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए 28.5 × 2, ये कितना हो जाएगा 57। तो मैं वहाँ की जगह यहाँ पर लिखता हूँ, अभी यहाँ जगह है 57 √3 और नीचे हमारा √3 × √3 कितना आ गया 3। अब 3 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाता 3 × 1 = 3, बचेगा 2, 3 × 9 = कितना 27। तो आ गया 19 √3 कितना मीटर। ये डिस्टेंस उस लड़के ने चला है, हमारे x की वैल्यू है ये, जहाँ से उसका एंगल फ्रॉम 30 to 60 चेंज हुआ। डायग्राम दिमाग में बैठाइए, डायग्राम, बाकी कुछ नहीं है। 2 राइट ट्रायंगल हैं, दोनों में जाइए, किसी में पहले बाद में जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। कैलकुलेशन पूरा ध्यान वहाँ रखिएगा ताकि कोई गलती ना, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में आप एक कहीं गलती कर दें और आपका आंसर गलत आ रहा और आप चेक करें कि आंसर गलत है, तो अब वो गलती ढूंढना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत परेशानी का काम हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो अपना वैसे ही ख़राब था, इसीलिए गलती हुई है, तो उसे ढूंढना और मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। 1-2 बार बहुत फोकस होकर इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ज़्यादा कुछ खास करना नहीं रहता। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक मैं इसका सेट आपको बना के दूंगा, जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस के आपको मैं वीडियोस बना कर दूंगा, तो जिससे बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम चांस है ऐसा कहीं कोई रहेगा नहीं कि आपका मतलब क्वेश्चन ना बने एग्जाम में। बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए आपके, और प्रैक्टिस से पीछे मत हटिए। लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग, ये हमारे यहाँ का फॉर्मूला है। जितना ज़्यादा सीखेंगे तन और मन से पूरा लगाकर, उतना ही ज़्यादा पैसा छापेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम रीड करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, कहाँ से, ग्राउंड से। किसको देख रहा है? ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम और टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। कहाँ पर है वो ट्रांसमिशन टावर? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सिचुएशन अगर हम एनालाइज करें तो इस तरह की है कि एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है,
ग्राउंड से एक बंदा इसके बॉटम और इसके टॉप को देख रहा है, ऐसा। फिर से रिपीट करते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो पॉइंट का नाम हमने डी रख लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर, ए बी इज द ट्रांसमिशन टॉवर, ए उसका टॉप हो गया, बी बॉटम हो गया। फिक्स एट द हाइट, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये है बी सी इज द बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें दी गई है 20 मीटर, ठीक है दोस्तों, 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिए गए हैं 45 और 60 हैं, तो आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट से दो एंगल लिए गए, बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं ये छोटा एंगल होगा और ये वाला बड़ा एंगल होगा। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये जो एंगल जैसे मैं डबल मार्क कर रहा हूँ ये हो गया हमारा 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो दोस्तों हमें टावर की यानी कि ए बी की हाइट निकालनी है। आप चाहें तो इसे एच मार्क कर सकते हैं ए बी को, या फिर ए बी ही रहने दें। तो अभी तक हमने मार्क नहीं किया था किसी क्वेश्चन में, मैं इसमें आपको मार्क करके दिखाता हूँ। बाई चांस आप अगर ऐसा लेते हैं तो इस तरह से एच से मार्क कर दीजिए, एच मीटर, मैं जस्ट एच ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। सी डी हमारा हम एक्स मान लेते हैं, आप चाहें तो इसे अल्फ़ाबेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पिछले क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, तो ये बताने के लिए कि कई अलग अलग टीचर अलग तरीक़ों से क्वेश्चन करवाते हैं, तो आपका टीचर जिस तरीके से करवाया वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ तो 70-80% हमारा काम हो गया। अब वही काम है कॉमन जो हर क्वेश्चन में होता है, दो ट्राइंगल होंगे, राइट ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल होने वाला हमारा ए सी डी, ये राइट ट्राइंगल जिसका एंगल 60 डिग्री है, और एक होगा बी सी डी जिसका एंगल कितना 45। तो आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, यहाँ आपको मेरी सलाह रहेगी कि पहला 45 ले तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा। तो इन ट्राइंगल बी सी डी में आप लें तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस जो है वो हो जाएगा CD। tan 45 1 होता है, BC हमारा 20 है और CD हमारा X है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे X की वैल्यू हमारी आती है 20 मीटर दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका X की वैल्यू आती है 20। इसका इसीलिए मैंने 45 कहा था कि जब भी एंगल 45 डिग्री होता है तो उसका परपेंडिकुलर बेस हमेशा इक्वल होता है। तो आप ऐसे ही देखकर बता सकते थे यहाँ पर कि tan 45 एंगल है तो इसका बेस जो है उसके परपेंडिकुलर के इक्वल होने वाला है, ठीक है, यानी x इक्वल टू 20 आप ओरली बोल सकते थे। अब हम दूसरे ट्राइंगल में आते हैं, तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी में जाएँ तो हम लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है उस ट्राइंगल का ए सी और बेस तो सेम ही रहेगा सी डी। बेस ही वो रिलेशन था जिससे दोनों ट्राइंगल को आपको टर्म्स को इक्वेट करके आंसर मिलना था, यानी जो कॉमन चीज़ होती है दोनों में या इक्वल होता है उससे आंसर आ जाता है। तो इसमें कॉमन आप देखिएगा अधिकतर कॉमन ही चलता है क्वेश्चंस में, वो हमारा एक्स था, तो एक्स के जरिए हमें आंसर मिलेगा। tan 60 डिग्री आप देखें तो हम यहाँ से शुरू करें तो वो हो जाता है हमारा √3 ए सी हमारा दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है जो कि है ए बी प्लस बी सी और बेस का नाम है सी डी आप ले सकते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप तो ये हो जाता है √3x। ए बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए h और बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप कितना 20। आपको फाइंड करना है दोस्तों h को, तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर इसका नाम रखते हैं हम इक्वेशन 1, यहाँ वैल्यू डालेंगे x की 20 तो ये हो जाएगा 20√3 इक्वल्स टू h प्लस 20। जो भी आपने इस इक्वेशन में चेंज किए हैं यहाँ एड्रेस डाल दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट आपने किए ताकि एग्जामिनर को पता चले ये कहाँ से आया, तो देखेगा फ्रॉम फर्स्ट से लिया गया है। अब 20 को साइड शिफ्ट कर दीजिए, 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू h। दोस्तों अब इनमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन पे तो पूरे मैथ्स में हर स्टेप पे आपकी नज़र बनी होनी चाहिए कि कॉमन कहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो 20 लिया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू h। अब आप लोग इसे मीटर यूनिट डाल दीजिएगा। अब आप इसमें √3 की वैल्यू डाल दीजिए 1.73, उसमें से माइनस कर सकते हैं 1 को, 0.73 आएगा, 0.73 से 20 को इंटू कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो आप नीचे क्वेश्चन फिनिश करने के बाद लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज, जो भी वैल्यू आप डाल उसमें दिया है वो आएगी आपकी, वो डाल दीजिएगा। तो क्वेश्चन आसान था, एक बार मैं फिर से बता दूं, इन क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस डायग्राम पर और क्वेश्चन की लैंग्वेज में करनी है। यहाँ गलती ना हो तो यहाँ गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
तो एक पॉइंट से ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन थे, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए थे सेम पॉइंट से। एक था टॉप का और बॉटम का। किसका टॉप और किसका बॉटम? टॉवर का। टॉवर कहाँ लगा है? बिल्डिंग पर। बस ये क्वेश्चंस आप इस तरह से खुद को पूछकर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे, और जितना बेहतर ढंग से एनालाइज करेंगे गलती होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। देखिएगा, मैं क्लास में हमेशा बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ, अगर मैथ्स के क्वेश्चन में कोई ऐसे शब्द आ जाएं जिनके मीनिंग आपको नहीं मालूम है तो उससे क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस कोई रिलेशन नहीं होते हैं, तो उन पर ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें। पेडिस्टल, कई बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको नहीं मीनिंग पता तो आप देखिए कैसे हैंडल करेंगे। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल एक कोई चीज़ है, उसके ऊपर वो स्टैचू खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से ले रहे हैं, कहाँ पर? टॉप ऑफ द स्टैचू का 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45। पेडिस्टल के टॉप का 45 है। पेडिस्टल के ऊपर याद रखिए, हमारे लिए हर चीज़, बिल्डिंग हो, आपका पेडिस्टल हो, या और भी कोई दूसरी चीज़ हो, टावर वगैरह, केबल टावर, कोई भी चीज़ होती है, या यहाँ तक कि हिल्स वगैरह भी जो होंगी वो भी सब लाइन से ही डिनोट करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेडिस्टल क्या है। पेडिस्टल आपने देखा होगा शहर के चौराहों पर गोल चक्रे बने होते हैं, वहाँ पर जो जिस चीज़ के ऊपर स्टैचू वगैरह लगाए जाते हैं उसे हम पेडिस्टल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर ये स्टैचू खड़ा हुआ है, तो नाम रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ए बी इज़ द स्टैचू एंड बी सी इज़ द पेडिस्टल एंड द डी इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये रहा पेडिस्टल बी सी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, ये रहा स्टैचू, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें लेना है, तो वो दिया हमें 60 डिग्री, बाद में मार्क करते हैं। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, उसका टॉप क्या हुआ? बी, तो वहाँ का एंगल दिया गया हमें 45 डिग्री। तो एक 60 है और एक 45 है, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं ये बड़ा वाला जो एंगल है जिसे मैंने डबल मार्क करा है 60 है, और ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, उसने हमसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हम लोग हाइट निकालेंगे, उसे हम डिनोट करते हैं h से, और ये डिस्टेंस x ले लेते हैं। तो आप देखें तो काफ़ी कुछ पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता आपको लगेगा। डायग्राम ही मेन है, बाकी सब चीज़ इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ बेहद आसान है। अब वही चीज़ फिर से रिपीट होनी है। 2 ट्रायंगल होंगे, राइट ट्रायंगल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ट्रायंगल ABD नहीं ले सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस तरह की चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहाँ पर करनी नहीं है। तो राइट ट्रायंगल 2 ही हैं, एक ACD है और एक BCD। आप कोई भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले में मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री एंगल होता तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इससे h आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखिए क्या है, BC है और बेस कितना है, CD है। tan 45 हमारा कितना हो जाता है वैल्यू में 1, BC जिसको हमने h से डिनोट कर रहे हैं, और CD जो कि हमारा x से डिनोट हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इक्वल्स टू क्या आएगा, h। ये हमारी बात हो चुकी है पहले ही कि जब tan 45 होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। इन्हें याद रखिए, ऐसी चीज़ें आसान करती हैं आपके मैथ्स को। इन ट्रायंगल ACD अब ले लेते हैं, इन दिस ट्रायंगल tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम है AC और बेस का नाम वही है CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू है दोस्तों √3, ये रहा √3। AC 2 पार्ट्स का सम होगा आपका AB प्लस BC अपॉन CD। तो CD की आप वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो अगली स्टेप में डाल दीजिए x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू है दोस्तों 1.6 प्लस BC की वैल्यू है h, ये आ गया। आपको फाइंड करने को कहा गया था h फाइंड करिए, तो आप x को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे x की वैल्यू को। उसके लिए आपने निकाल कर रखा कि x h ही था, तो यहाँ आप h डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा h√3 या √3h, इस तरह से 1.6 प्लस h। यहाँ
फिर से आप बता दीजिए कि आपने जो भी इस इक्वेशन में चेंज करे कहाँ से किए हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब आप h को साइड ले आइए तो यहाँ √3h माइनस एच इक्वल्स टू 1.6 इतना आएगा। अब कॉमन ले लीजिए इससे h, बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। ये इनटू में है तो आप देख सकते हैं 1.6 √3 माइनस 1 डिनोमीटर में जाएगा। ऐसी टर्म आने पर आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा और रेशनलाइज √3 प्लस 1 से होगा। आप सभी जानते होंगे 9th में सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस बीच का साइन चेंज करना है। वो इसलिए ताकि नीचे एक फॉर्मूला लग सके a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे रूट हट जाएगा। ऊपर का आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे का वैसे ही आप रख लीजिए √3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ ये आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हैं कि आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़े तो 1.6 √3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर आएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों कितना 2, और 2 से आप इसे काट सकते हैं तो ये आ जाएगा कितना 0.8। यही आपका आंसर है दोस्तों मीटर में 0.8 √3 प्लस 1। अब आप चाहें यहाँ आगे तो √3 की वैल्यू डालिए, अगर क्वेश्चन में कह देता है एग्जाम में वो √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन के साथ दिए मतलब वो वैल्यू पुट करनी है तो √3 की वैल्यू 1.73 डाल दीजिए, प्लस 1 करेंगे 2.73 इंटू 0.8 कर दीजिए तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी देखें आप तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहाँ से जो स्टैचू है उसके टॉप को और जो पेडिस्टल है उसके टॉप को उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ 60 और 45। तो बड़ा आसान था, एक पेडिस्टल है उसके ऊपर स्टैचू है उसके टॉप को, और पेडिस्टल के टॉप को देख रहा है और आपको स्टैचू की हाइट दी गई है और आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल पूछा गया था। तो बड़ा आसान था यहाँ से निकलना, दोनों राइट ट्रायंगल में काम किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब आया है क्वेश्चन काम का, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दो बिल्डिंग्स टावर्स या बिल्डिंग टावर इस तरह की दो हाइट वाली चीज़ों का जिक्र करते हैं। ये इस टॉपिक के सबसे मुश्किल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं बच्चों की कॉपीज चेक करता हूं तो उन्हें ये पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ ऊंची है, किसका एंगल हमें बड़ा लेना चाहिए। तो उस चीज़ को आइए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो मैं बच्चों को समझाता हूं कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप दो चीज़ें ऐसे बराबर बना लीजिए। बिल्डिंग टावर जो भी उसने कही, या पहाड़ी का कहा है, आप बिल्डिंग कहा है, या कोई और पोल कह दिया, तो वो दो हाइट वाली चीज़ें ऐसे बना लीजिए। अभी हमें डिसाइड नहीं किया कि बड़ा कौन होगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो सिंबॉलिकली उसका एक नाम रख दीजिए, बी फॉर बिल्डिंग हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और एक हो गया टावर। अब क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग का, बिल्डिंग का कहाँ से देख रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से देख रहा है, यहां से देख रहा है भैया। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। बड़े आराम से लैंग्वेज पकड़ के चलिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से नीचे से कहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ टावर का, टावर के टॉप को देख रहा है। कहां से देख रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से देख रहा है। और इसमें एंगल बन रहा है कितना, आप देखें 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, वो बाद में बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ डिसाइड करना था बड़ा कौन है। तो दोस्तों जब बीच की दूरी सेम है, यहाँ से टॉप यहाँ देख रहा है, यहाँ से यहाँ, तो जिसका एंगल बड़ा आ रहा है वही चीज़ बड़ी है, यानी आपका टावर बड़ा है। टावर का एंगल 60 डिग्री है तो टावर बड़ा हुआ। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये डिसाइड करना कि इनमें से बड़ा कौन है। तो दोस्तों डिसाइड हो गया कि बड़ा जो है वो टावर है। तो अब डायग्राम हम बना सकते हैं। ये टावर, ये बिल्डिंग, ये ग्राउंड, नाम दे सकते हैं ए बी इज़ द टावर और सी डी इज़ द बिल्डिंग। ये हो गया। यहाँ से फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, ये रहा। एंड फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री, is 30 degree. The height of the tower, if the tower is 50 मीटर हाई दिया गया है तो इसकी हाइट दी गई हमें 50 मीटर। हमसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट निकाल दीजिए। तो इसकी हाइट हम ले लेते हैं h। दो ट्रायंगल फिर से आप देख सकते हैं, राइट ट्रायंगल जिसमें आपको काम करना है दोस्तों, वो राइट ट्रायंगल होंगे, एक होगा BCD और एक होगा CBA या ABC। इन दो राइट ट्रायंगल्स में जाना है। इन दोनों का जो रिश्ता बनेगा वो रिश्ता बनेगा BC से, यानी x
हम उसे नाम दे देते हैं। x इन दोनों में कॉमन है, जो इक्वेशन को इक्वेट करवा कर आंसर लेकर आते हैं, जिससे हम तो किसी भी एक ट्रायंगल में चले जाइए, तो इन ट्रायंगल BCD में आप गए 10 30 डिग्री पर हाइपोटेनस ना कहीं पूछ रहा है ना कहीं बता रहा है, तो हाइपोटेनस इन्वॉल्व भी नहीं होगा, यानी साइन और कॉस आएंगे नहीं। परपेंडिकुलर और बेस में ही चीज़ें चल रही हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन में चलती हैं, तो वो आपको 10 लेना है वहाँ पर। तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो 10 30 ट्रायंगल BCD है, उसका परपेंडिकुलर होगा दोस्तों अपोजिट वाली साइड, यानी DC और बेस BC, जो कि दोनों में ही कॉमन है। 10 30 1/√3 होता है। DC आपका हो जाएगा H और BC आ जाएगा दोस्तों कितना, X। तो आप x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा x 1 x, √3 को आप यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा h√3। यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इन ट्रायंगल x की इसलिए निकालिए क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन क्या आने वाला है, x आने वाला है। तो इन ट्रायंगल अब जाते हैं ABC में पहुँच गए हैं। 10 60 लेना है, 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, AB अपॉन बेस यानी कितना, BC। 10 60 डिग्री की वैल्यू डाल दीजिए आप। 10 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √3 इक्वल्स टू AB आपका है 50 और नीचे है BC यानी कितना, X। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे X को आप यहाँ ले आइए, √3x हो गया और ये आ गया कितना, 50। x की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 50 अपॉन ये हो गया √3, इसे आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के LHS इक्वल है, तो आप इस तरह से लिखकर काम चला सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये रहा। अब आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √3 को साइड ले जाएंगे, लेकिन वो तो इनटू में है, इनटू में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये रहा 50 √3 इंटू √3 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो 50 अपॉन 3। अब आप इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए और मुझे बताइए कि 16 पॉइंट कितना आ रहा है आंसर इसका। यूनिट डालना मत भूलिएगा, यूनिट उसकी मीटर में है। तो ये भैया हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई है। तो बहुत ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। जो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब दो हाइट वाली चीज़ें हों, पोल्स हो, हिल्स हो, बिल्डिंग्स हो, टावर हो, हमेशा पहले डिसाइड कर लीजिए क्वेश्चन से पहले कि भैया किसकी हाइट ज़्यादा है। जिसका एंगल बड़ा होता है उसी की हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसमें बताने के बाद भी बच्चे क्लास में गलतियाँ करते हैं। बहुत ध्यान दीजिए, समझते वक्त पूरा ध्यान लगाइए, तभी आप वहाँ रिकॉल कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा। यहाँ से अगर आप देखें तो 10 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन दिए हैं सभी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करें, जैसे कि आपका एग्जाम हो और आपका समय कम हो, तो सलाह ये रहेगी आप क्वेश्चन 10 से लेकर 16 तक की प्रैक्टिस यहाँ से करिए और बाकी के क्वेश्चन फिर आप बाहर से देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन काफ़ी आसान है, वो आ भी जाएंगे। और आप इन क्वेश्चन को करते हैं 10 to 16 तो ऊपर वाले आपसे बड़े आसानी से बनेंगे भी। तो क्वेश्चन 10 देखिएगा, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, ये रहा, और दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है। यहाँ से हमने इतना पढ़ा और इतना सीखा। जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ये रहा 80 मीटर वाइड रोड। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मिड पॉइंट नहीं है, बिटवीन उनके बीच में कहीं पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मिड पॉइंट कैसे नहीं है, कैसे पता चल सकता है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 और 30। अगर 45 होता तो वो मिड पॉइंट हो जाता। तो एक 60 डिग्री का एंगल और एक 30, और आप जानते हैं जो पास का एंगल होगा वो बड़ा एंगल होता है, तो वो हो गया 60, और जो दूर का हो गया ये हो गया कितना, 30। ये इस तरह से आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल्स आप ऐसा मेंशन कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। लेट द हाइट ऑफ द पोल्स, दैट मीन्स ए बी एंड सी डी इक्वल्स टू, आप डाल दीजिएगा स्टेटमेंट में कितना, h, और डिस्टेंस ऑफ
and the point between the road is C and let BC is X, therefore बाकी बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 80 माइनस एक्स। आप हमेशा याद रखिएगा मैथ्स में जब भी किन्हीं दो चीज़ों का सम कुछ दिया जाए, जैसे BC और CD का सम है 80, तो अगर आप एक को x मानेंगे तो दूसरे को हमेशा आप क्या मानेंगे 80 माइनस एक्स। अगर आपने उसे x माइनस 80 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कोई भी चैप्टर हो, दो चीज़ों का सम दिया तो हमेशा एक x, ये क्लास में मैं बच्चों को रटवाता हूँ, एक x और एक हमेशा सम माइनस x। ये हर चैप्टर में, बहुत से चैप्टर्स में ये चीज़ हमारे सामने आती है, तो उन्हें इस तरह से याद करवाया जाता है, लेट द वन पार्ट इज x एंड द अदर पार्ट विल बी सम माइनस x। ठीक है, तो वो सम जो भी होगा जहाँ पर भी आएगा उसमें से आप दूसरा वेरिएबल माइनस कर दीजिए। अब आप देखें तो हमारा डायग्राम पूरी तरह से तैयार हो गया है। डायग्राम तैयार हो गया मतलब आपका मैक्सिमम जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो तैयार हो चुका, आप उससे निपट चुके हैं। अब दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों ट्रायंगल में जाना है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो tan लेना है, सिंपल सी बात है। tan ले लेंगे और आप इसमें से क्या करें, दोनों ही जो वैसे तो बड़ा सिंपल सा है कि दोनों की पोल्स की हाइट सेम है तो उससे इक्वेट कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप करिए जस्ट, रास्ते अपने आप निकल आते हैं इसमें। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस यानी कितना BC। tan 60 हो गया दोस्तों √3, AB हो गया है H और BC हो गया है X। X को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3x इक्वल्स टू H। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ECD tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ED अपॉन बेस CD tan 30 हो गया 1 अपॉन √3 ED अपॉन CD। अब 1 अपॉन √3 ED हो गया दोस्तों H अपॉन CD हो गया 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू H√3। अब आप देख सकते हैं आपने यहाँ जस्ट सॉल्व किया था, H की वैल्यू निकल रही थी, छोड़ दिया क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल आइडिया नहीं कि H से सॉल्व करूँ या X से, तो आप यहाँ आके रुक जाइए, छोड़ दीजिए, अपने आप आपको आगे समझ आ जाएगी कि कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर आपके दो वेरिएबल आ गए और एक ही क्वेश्चन है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं H की वैल्यू आप ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू H की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है √3x, ये रही H की वैल्यू, ये √3 एज इट इज़। कहाँ से आपने ये काम किया, फ्रॉम फर्स्ट, ये डाल दीजिए। यहाँ आप देखें तो 80 माइनस एक्स √3 दोस्तों हो जाएगा 3x। इस x को माइनस में उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और 80 ये हो जाता है 4x। 4 से उसे डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 4 से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा ये 20 मीटर x। ठीक है दोस्तों, अब ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में। आप यहाँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में डाल दीजिए आप, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। वी गेट, मैं यहाँ लिख कंटिन्यू करता हूँ, वहाँ की जगह वी गेट क्या मिलेगा हमें, √3x, x की वैल्यू आपने डाली तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू h। सो द हाइट, यहाँ पर आप मीटर ज़रूर मेंशन कर लें, यूनिट। सो द हाइट ऑफ द, नीचे स्टेटमेंट से ख़त्म कर सकते हैं आप इसे। सो द हाइट ऑफ द पोल इज़ 20 √3। चाहे तो यहाँ अगर एक क्वेश्चन में दे एग्जाम में 1.73 रूट की वैल्यू तो वो पुट कर दीजिए। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम B इज़ 20 एंड फ्रॉम D इज़ 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आने की फ्रिक्वेंसी बोर्ड एग्जाम्स में या हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है। दो पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, बिटवीन द रोड एक पॉइंट है जहाँ से एक एंगल 60 एक 30 दिया हुआ है। तो बात थी कि दोनों पोल्स h हाइट के होंगे। पॉइंट की दूरी है, एक पॉइंट से आप जो पास वाला एंगल है वो बड़ा, दूर वाला छोटा। एक का डिस्टेंस x मानिए, दूसरे का डिस्टेंस, ये आपका प्रॉब्लम एरिया याद रखिएगा 80 माइनस एक्स। ऐसे सर्कल आप कर लें जिन पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया जाता है ना प्रैक्टिस के दौरान, तो आपको समझ में आ जाएगा
कि आप जब भी जैसे उस पर नज़र मारेंगे आपका दिमाग तुरंत उसे नोटिस करेगा कि यहाँ क्या बताया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो थी, क्योंकि अगर x माइनस 80 कर दिया तो यहीं से आपका क्वेश्चन सारा खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 तक हमने कर लिए हैं इस चैप्टर के सवाल, और 10 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका है कि क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे सोचना है। तो क्वेश्चन 11 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका डायग्राम आपको बुक में ही दिया गया है। यहाँ BC को आप मान लीजिए x और AB को मान लीजिए h, दो राइट ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों में जाके आप tan लीजिए, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, और सॉल्व करिए। और अगर आपने 1 to 10 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखे तो मैं 99% श्योर हूँ कि आप इसका आंसर निकाल लेंगे। और एक बार वीडियो से सीखने के बाद आपने 1 to 10 क्वेश्चन देखे या 1 to 5 देखिए, जैसे भी आपकी रिकॉलिंग पावर हो। कम है तो 1 to 5 क्वेश्चन देखिए, फिर उन्हें लगाइए, फिर 5 to 10 देखिए, फिर उन्हें सॉल्व करिए। नहीं बनता है तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं इसमें, या फिर आप 1 to 10 क्वेश्चन पहले देखिए और समझिए अच्छे से, और उसके बाद खुद से लगाइए कि आप कितनों का आंसर निकाल पाते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन 11 ट्राई करिए खुद से, मैक्सिमम चांसेस आपसे बनेगा। लेकिन साथ ही साथ करते जा रहे, एक एक देखकर एक एक करते जा रहे, इस तरह से मत करिएगा। ठीक है, अपनी रिकॉलिंग पावर को बढ़ाइए। तो दिमाग को थोड़ा होमवर्क देना पड़ता काम करने के लिए, भाई इतना याद रख ले, भाई इतना याद रख, उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी डेवलप होगी। तो क्वेश्चन 11 आपके लिए ट्राई करिए, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, तो मैं आपको उसको वीडियो बना के डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो भाई आप देखें तो यहाँ पे बिल्डिंग और टावर आ गया। तो ऐसे में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आप एक रफ डायग्राम बना के छोटा मोटा कहीं पर भी साइड में खुद से देखेंगे कौन सी चीज़ क्या है। तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो हमने इसका नाम रख दिया B फॉर बिल्डिंग। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर ताकि हमें दिखाई दे। बाकी आप छोटा सा बिल्कुल रफ, ज़्यादा बड़ा बनाने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़राब नहीं करना वहाँ पर। एक ही चीज़ की कमी पड़ने वाली है आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, समय की। तो एक हो गई बिल्डिंग और एक हो गया हमारा केबल टावर, T से टावर बना देते हैं। अब बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ से फ्रॉम द टॉप, ऊपर से। क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होगा? ऊपर। यानी कि जो केबल टावर है, जाहिर सी बात है वो क्या हो गया? हाइट में ज़्यादा। बस इतनी सी बात हमें कंफर्म करनी होती है कि बड़ा कौन है। क्लियर हो गया? उसने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है। तो जिस चीज़ को भी देख रहा है, दूसरी जो चीज़ होती है वहाँ पर, वो हमेशा क्या हो गया? हाइट में, ऐसे में ज़्यादा हो गया। तो अब हम अपना मेन डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे। ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। ये आपका केबल टावर हो गया है, नाम करण कर देते हैं इनका। AB इज़ द AB is the building और CD is the tower। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से यहाँ को देखते हैं जब ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना दिया गया दोस्तों हमें? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60, ये दिया गया हमें 60। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट का ये कितना दिया गया हमें? 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालिए। तो आप जानते हैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन नहीं करना होगा। AB इक्वल्स टू CE, नाम इस पॉइंट का रख देते हैं, C होगा, यानी कि 7 मीटर होने वाला है। D हमारा मेन पॉइंट है जिसे हमें फाइंड करना, उसका हमने H रख दिया। BC आप या तो अल्फ़ाबेट से ही डिनोट कर लीजिए या इनका नाम रखें, BC का आपने X रखा, तो A जो है वो भी उसके इक्वल रहेगा। तो आप इसे यहाँ पर X रख सकते हैं, X मीटर या जस्ट X। ये इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट होता है।
अब हम काम कर सकते हैं। अब हमारे काम करने के लिए जो है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ऊपर खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। उसका अल्टरनेट एंगल ये रहेगा 45। मैंने आपको बताया था, इन दो में भी काम करके आप निकाल सकते हैं आंसर। बाकी जनरली यहाँ पर किया जाता है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होता है। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है, डायग्राम में आप शो कर सकते हैं। तो हमारे दो ट्रायंगल जिनमें हमें काम करने, एक ये रहा और एक ये रहा, नाम है ABC और एक का नाम हो गया ADE। तो किसी भी ट्रायंगल में आप पहले चले जाइए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, तो अगर आप याद रखें तो tan 45 दिया है, इसका मतलब 7 और इक्वल्स टू क्या होने वाला है, x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आप ऐसा बता सकते हैं। तो आइए इन ट्रायंगल ABC चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस यानी BC। तो tan 45 दोस्तों होता है 1, AB हमारा देखिएगा AB कितना है 7 मीटर, और BC कितना हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 7 मीटर। तो दोस्तों tan 45 1, x को इंटू करा, ये आ गया हमारा x की वैल्यू कितनी 7। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1, जिसका आगे जाकर यूज़ होगा। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ADE में। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर यानी DE और बेस का मतलब हो जाएगा कितना A। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू डाल दीजिए दोस्तों। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई है √3। परपेंडिकुलर जो है उसका D की वैल्यू वहाँ से आप देख सकते हैं आपके डायग्राम पे h है, और A की वैल्यू जो है वो x है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल्स टू कितना हो गया h, ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। x की वैल्यू 7 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 √3 इक्वल्स टू h। कहाँ से आपने चेंज लेकर आए, फ्रॉम फर्स्ट। इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं। मैं FR डॉट लिखता हूँ, आप FROM पूरा लिखिएगा एग्जाम में। प्रैक्टिस में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब कई बच्चे से यहीं छोड़ देते हैं आंसर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो बच्चे जब एग्जाम में इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है तो वो ऐसे छोड़ देते कि h फाइंड करना था, आगे हाइट नहीं, हाइट थी, टावर की हाइट पूछी गई है, द हाइट ऑफ द टावर इज D। तो आप लिख सकते हैं सिंस हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू कितना DC, जो कि इक्वल होगा DE प्लस EC के। तो DE हो गया आपका h प्लस EC हो गया 7। h की वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हैं 7 √3 प्लस 7, आप 7 कॉमन निकाल लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये दोस्तों हाइट ऑफ द टावर आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो की पॉइंट या कह लीजिए मेन चीज़ हर क्वेश्चन में इस चैप्टर के कोई भी हो, उसमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ उसने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन ऑफ द क्या, केबल टावर, मतलब केबल टावर क्या है, ऊंचा। बस ये मेन चीज़ थी जो आपको पता करनी थी। बाकी ये सारी लेबलिंग बहुत आसान हो जाती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा था फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ द फुट ऑफ द टावर, तो ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, तो ये अल्टरनेट एंगल लेते हैं। इसका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इन चीज़ों को बार बार खुद को समझाइए कि ऐसा किया जाता है, ऐसा करना है, ये चीज़ है। दो चीज़ों का सम दिया तो कहा गया था कि एक x लें, एक सम माइनस x लें, x माइनस सम माइनस x लें, x माइनस सम ना कर दें वरना गलती हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स के ये की पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपकी गलतियां बहुत कम तक करेंगे, कह लीजिए आपको परफेक्शन के लेवल तक लेकर जाते हैं। धीरे धीरे आप इन्हें सुधारते चले जाते हैं और आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के काबिल बनते जाएंगे। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। आपको इमेजिन करनी चाहिए, एक बिल्डिंग है, वहाँ से देखा जा रहा है ऊपर खड़ा हुआ बंदा।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देख रहा है, द ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं उन दोनों को देख रहा है वहां से लाइट हाउस से खड़ा होकर। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दोनों ही कहाँ है, एक ही साइड है, ठीक है। ये बहुत हमको ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर से जब क्वेश्चन करते हैं आरडी में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनमें शिप्स अगर आ रहे होंगे तो एक लेफ्ट से आ रहा है एक राइट से आ रहा है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो इसका ध्यान रखना है कि शिप एक ही साइड से आ रहा है या दोनों तरफ से आ रहा है। ये दो तरीके के क्वेश्चन इस से रिलेटेड हमारे सिलेबस में हैं। तो यहाँ पता चल गया कि एक के पीछे एक दिए मतलब एक ही साइड है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये और क्लियर करता है कि एक दूसरे के पीछे है। ऑन द सेम साइड, बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक ही तरफ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच का आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ए बी सी और डी, ए और बी हमारे शिप्स हैं। आप स्टेटमेंट में क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेंशन करते हैं एंड बी आर द शिप्स एंड डी सी इज द लाइट हाउस, ठीक है। आपसे पूछा गया सवाल में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज एक्स, जो आपको फाइंड करना है इसे निकाल दीजिए। क्वेश्चन में फिर से ध्यान दें आप, तो आपके लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कहा गया था, तो डिप्रेशन इस तरह से बनाने की सलाह दी गई थी आपको शुरुआत में। जो छोटा एंगल है आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 30 होगा, जो बड़ा एंगल है वो कितना है 45 होगा। तो ये रहा छोटा एंगल 30 और ये हुआ बड़ा एंगल 45, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बीच में आ रहा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, पर वो हेल्प करेगा आपके आंसर लाने के, आपके रास्ते में आएगा। जब आप ट्रायंगल एसीडी लेंगे तो वो आएगा, तो उसका हमने रख लिया वाई। वो फाइंड नहीं करना, आपको फाइंड करना है एक्स। ये हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम बनता है। मैं डायग्राम फिर से एक बार आपको समझा दूं कि एक लाइट हाउस जो कि 75 मीटर हाइट में है, वहां से खड़ा होकर एक बंदा एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है दो शिप्स के, और भी दो शिप्स हो गए, एक ही साइड है, जो कि उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 है, 45 है। 30 छोटा वाला, बड़ा वाला 45। और आपको यहाँ सिखाया गया था कि जो दूर बनता है तो उसका अल्टरनेट सिंपल सा ये है। कई बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए पता है कि अल्टरनेट इसका ये होगा, 45 का ये होगा। दूर जो बन रहा है वो छोटा, पास जो बन रहा है वो बड़ा। ये गलतियाँ बहुत कॉमनली होती हैं। मैं साल भर में थाउजेंड्स में कॉपियाँ चेक करता हूँ जिनके अंदर एक कॉमन मिस्टेक्स मुझे देखने को मिलती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 20 सालों से मैं ये चीज़ें करता आ रहा हूँ, तो काफ़ी ऑब्जर्व किया कि बच्चे किस तरह की गलतियाँ करते हैं, किस तरह की गलती वो एग्ज़ाम में कर आते हैं, वो सोचते कैसे हैं। कई बार आपको मैं ये चीज़ें बाद में आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूँ। एक हमारे यहाँ स्टूडेंट थी, उसने 25 इंटू 4 सभी को पता होगा लगभग कितना होता है 400। तो उसने ये लिख दिया था कोचिंग के ही एक टेस्ट में। वो लड़की टॉपर थी, उसके बोर्ड एग्जाम में 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में। लेकिन ये मिस्टेक, ये कोई भी आप किसी से पूछेंगे उसको पता है कि ये 100 होगा, पर उसने ऐसा कर दिया। ये तब होता है जब हमारा ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन टूटता है, दिमाग कहीं और चला जाता है लिखते लिखते, और हाथ ये गलती वहाँ करेगा, ठीक है। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसकी ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। कैसे आप कर सकते हैं इसकी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को बेहतर करें, कैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो ये बड़ी कॉमन गलतियां होती है। देखिए टॉपर तक जिसके बोर्ड में 96 मार्क्स आए हैं उससे भी ये गलती हो रही है। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होती है जो कि आप आसानी से जो है इन्हें ठीक कर सकते हैं प्रैक्टिस करके या थोड़ी सी बातचीत करके। पर एग्ज़ाम्स में ये लगा दिया जाता है कि बच्चे को मैथ्स नहीं आती है, इतना नहीं आता, इतनी सी भी नहीं है, तुम्हें समझ है, ऐसा करके। समझ सब में है, 25 इंटू 4 सबको पता है। बस क्यों गलती करी ये वजह किसी को पता नहीं होती। तो पता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। तो आइए फिर से हम लोग चलते हैं। आप किसी भी ट्रायंगल को फिर से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी हम कर रहे थे BCD कि भैया BCD ले लिया, 45 है तो हमें पता है कि y क्या आने वाला है 75। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल को कोई बच्चा नहीं लेता, वो चला जाता, नहीं मैं बड़े वाले में ले लेता हूँ, ACD में अगर मैंने ले लिया पहले। तो आइए देख लेते हैं इन ट्रायंगल ACD में चले जाइए। tan 30 परपेंडिकुलर का नाम है CD और बेस का नाम है A, ठीक है। tan 30 हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/√3 1/√3। CD हो जाएगा 75 और A फोकस
तो दोस्तों tan 30 को होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है DC और बेस का नाम है AC। tan 30 का मतलब हो जाता 1/√3। परपेंडिकुलर DC की वैल्यू हमें दी हुई है 75 और AC आप देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा 2AB प्लस AC। तो आप उसे ऐसा लिख सकते हैं अभी चाहे तो पहले कि AB प्लस BC। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आइए AB प्लस BC। इसे यहाँ इंटू कर दीजिए तो 75√3 आपको मिल जाएगा। अब AB की वैल्यू पुट कर दीजिए x, BC की वैल्यू y इक्वल्स टू 75√3। अब आप अगर इस ट्रायंगल में चले गए तो अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना, क्योंकि करना कुछ भी नहीं है, आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल के आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप आइए इन ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD में आप देखिए tan 45 परपेंडिकुलर का नाम है DC अपॉन बेस है BC। tan 45 हो जाएगा दोस्तों आपका 1, tan 45 हो जाएगा 1। DC हो जाएगा 75 और BC आपका हो जाएगा y। तो y इक्वल्स टू कितना 75 मीटर। y इक्वल्स टू आ गया 75 मीटर। Now put the value of y. Put the value of y equals to 75 in equation फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी, तो x प्लस वाई था, y आने आ गया आपका 75 इक्वल्स टू 75√3 ये आ गया। अब 75 को आप उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 75√3 उसका इंतज़ार कर रहा है, ये उधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। कॉमन निकाल दीजिए इनसे दोस्तों 75, तो आ गया √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया x की वैल्यू। √3 की वैल्यू अगर वो देता है एग्जाम में या टीचर कहते हैं डाल देना चाहिए, अच्छा रहता है। बाकी एग्जाम में देखना पड़ेगा, समय अगर कम है तो फिर मत करिए, यहाँ छोड़ दीजिए, इस पर भी मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ 1.73 डाल के 1 माइनस करेंगे 0.73 आएगा, इंटू 75 कर दीजिए और आपको x की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक लाइट हाउस से खड़ा होकर बंदा एक ही साइड देख रहा है, एक साइड देख रहा है कि दोनों साइड देख रहा है, ये हमें आपको पहले चेक कर लेना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो एक ही तरफ देख रहा है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर बनेंगे, उनके अल्टरनेट नीचे बनेंगे, दो ट्रायंगल होंगे। जनरली आपको छोटा ट्रायंगल जिसमें 45 उसे पहले ले लेना चाहिए और फिर बड़ा लें, बाकी आगे पीछे लेने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आपको तब भी मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसका डायग्राम आपको बनाकर दिया गया है, लेकिन इस डायग्राम को और अच्छे ढंग से हम बना सकते हैं। तो मैं आपको इसमें आधा ही क्वेश्चन बताता हूँ, आधा आपके करने के लिए छोड़ देता हूँ। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो 1.2 मीटर ये हाइट हो गई उस लड़की की। स्पॉट है बलून, एक बलून को स्पॉट करती है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब बलून ऊपर नीचे नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा। हमारे सिलेबस में जनरली सब चीज़ें हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, प्लेन हो चाहे बलून हो। एट हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इतनी हाइट पे वो जा रहा है 88.2 पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री पर वो स्पॉट करती है बलून को। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करती है, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। तो रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, बलून दूर चला गया है। तो पहले मान लीजिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये था और आप सीख चुके हैं कि ये 60 तो होगा नहीं, तो लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके ये हो जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री। फिर वो थोड़ा दूर जाने के बाद फिर से बलून को स्पॉट करती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल उसने कहा कि रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री, इस तरह से। तो कई लोग इसका डायग्राम बस इतना भी बना के कर लेते हैं। ऐसा कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ये डिस्टेंस बलून ने ट्रैवल करा है, आप चाहे तो ऊपर ही मार्क कर लीजिए और चाहे तो यहाँ भी नीचे मार्क कर सकते हैं। अब आप अगर इसकी नाम रख दें तो वो इस तरह से हो जाता है। आप नीचे वालों का कोई यूज़ होता नहीं है, तो जनरली उनके नेमिंग नहीं की जाती है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल AED ले लीजिए और एक ट्रायंगल BEC ले लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप काम करिए, ये हिस्सा बीच में आएगा, इसका नाम रख लीजिए कितना y। ये हाइट 1.2 है, तो दोस्तों ये भी 1.2 ही होगा। पूरी हाइट 88.2 मीटर था,
कंप्लीट उसकी जो हाइट ग्राउंड से है बलून तक की, वो हाइट दी गई है आपको कितना 88.2। तो 1.2 उसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाता है 87 मीटर, और ये भी 87 मीटर होगा इस तरह से। कुछ लोग इसको भी क्लोज कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। तो आप जाइए इन ट्राइंगल AED में tan 60 लगाइए, परपेंडिकुलर मैं यहाँ आपको बताता हूँ रफली, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर 87/y, यहाँ √3 डालिए, y को यहाँ रहिए, √3 को अपॉन में ले आइए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 87/√3। फिर इन ट्राइंगल BCD में जाइए, इन ट्राइंगल BCD के अंदर जाइए और tan 30 लगा दीजिए। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर यानी आपका फिर से वो हो जाएगा BC 87 अपॉन बेस x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा। tan 31/√3 डालिए, x प्लस वाई को वहाँ ले जाइए, यहाँ से जो y की वैल्यू निकालिए वो पुट करिए और कैलकुलेट करके आंसर बताइए कितना आएगा। तो ये क्योंकि आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो एक क्वेश्चन ट्राई करिए, क्योंकि इसका भी डायग्राम आपको दिया हुआ था और एग्जाम में तो आएगा नहीं, तो आपको बनाने होंगे, तो आप ज़रूर इसे पढ़ते पढ़ते ऑब्जर्व करिए कि कैसे डायग्राम बनाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक हाईवे है जो लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट के पास जा रहा है। तो आप अगर उस क्वेश्चन को प्लान करें तो वो इस तरह से होगा। इस तरह से टावर के फुट के पास जा रहा है हाईवे। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 डिग्री। एक बंदा टावर पे खड़ा होकर कार को ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, कार जा रही है टावर की साइड टूवर्ड्स कार टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60। कार क्योंकि पास जा रही है तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन बहुत खास हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पे वो स्पॉट करता है पहले कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो उसने आपको दिया हुआ 30 डिग्री। फिर 6 सेकंड के बाद फिर से कार को स्पॉट करता है, और ऐसे में ये एंगल हो जाता है आपका 60 डिग्री। तो उसका अल्टरनेट 60 ये होगा, और ये अल्टरनेट आएगा कितना 30। तो ये ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम डी रख लेते हैं। उसने कहा 6 सेकंड के बाद, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम है वो 6 सेकंड है। उसने कहा है ये टाइम आपको फाइंड करना है, तो लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम डी टू बी इज टी। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर बात करें यहां से निकाले फॉर्मूला, तो टाइम को इधर मल्टीप्लाई करें तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस। और एडी जो है दोस्तों वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, और 6 क्या है टाइम। तो भाई डिस्टेंस तो टाइम के इक्वल होगा नहीं, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे आपको ये भी मानना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ द कार इज एक्स, लेट द स्पीड ऑफ द कार इज एक्स। तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड क्या, डिस्टेंस। यानी आप एडी की जगह टाइम इंटू स्पीड का प्रोडक्ट डाल सकते हैं। बीडी आपका जो है ये भी डिस्टेंस है, तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम पुट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब वही काम करना है, बस 2 ट्रायंगल में जाना है। यहां पे आपको हाइट भी नहीं दी गई है टावर की, तो आप उसे एच ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। अब देखिए आप इन ट्रायंगल BDC tan कितना, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर BC या CB अपॉन बेस कितना BD। tan 60 कितना दोस्तों, √3। CBC जो है ये आ गया आपका H, BD कितना आ गया आपका TX। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, √3 TX इक्वल्स टू H, इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही ट्रायंगल में जो कॉमन चीज या सेम है वो है हाइट ऑफ द टावर। उसी से आपका आंसर आएगा, उसी से हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। अब देखिएगा दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB।
अब tan 30 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यह आती है 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू है हमारी h अपॉन ए बी दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, AD प्लस DB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा और इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे, AD प्लस DB इक्वल्स टू h√3। AD की वैल्यू डाल दीजिए, AD की वैल्यू कितनी हो गई 6x प्लस DB की वैल्यू कितनी हो गई TX इक्वल्स टू h√3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यह आ गया x 6 प्लस T इक्वल्स टू h√3। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे आप इक्वेशन 1 से, h की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो यह आएगा x 6 प्लस T इक्वल्स टू h की वैल्यू डालेंगे, h की वैल्यू थी √3 TX, तो ये रहा √3 TX और ये वाला जो पार्ट है वो √3 एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा दोस्तों 3TX और यहाँ पर आपका चल रहा है x ब्रैकेट में 6 प्लस T। अब आप दोनों साइड x से x हटा सकते हैं क्योंकि ना तो पूछा गया था और ना ही उसकी कोई जानकारी थी, वो आपकी ज़रूरत थी इसलिए आप उसे लाए थे, अब वो एलिमिनेट हो गया है। अब यहाँ पर हमारा बचता है 6 प्लस T इक्वल्स टू 3T। T को उस साइड ले जाइए और माइनस कर दीजिए, 3T माइनस T कितना आ गया 2T 6, 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड जब करेंगे दोस्तों तो 6/2 इक्वल्स टू T, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 3। ठीक है भैया, तो 3 आप सेकंड इसकी यूनिट डाल सकते हैं, तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा D से। नीचे स्टेटमेंट भी डालिए, द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम D टू B इज 3 सेकंड, या फिर A टू B हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना दोस्तों 9 सेकंड। तो ये क्वेश्चन बहुत खास है, इसमें बस आपको डायग्राम तो आप बनाना सीख चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपने करे हैं। यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट था इसका, जो दूसरे क्वेश्चन से इसे अलग बनाता वो है स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन। टाइम दिया हुआ था तो AD की जगह आप 6 पुट नहीं कर सकते, बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, 6 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 6 टाइम है, AD डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम के इक्वल नहीं होता कभी, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आपको स्पीड लाना पड़ेगा, तो स्पीड आपने डाली अपनी मर्जी से कि लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x, तो नाउ 6x इक्वल्स टू AD एंड TX इक्वल्स टू कितना BD, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन 16। आइए दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, कहां से वो दिखते हैं, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यहां लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, 4 मीटर और 9 मीटर जो दिया गया वो दोनों ही बेस ऑफ द टावर से कहा गया है। तो इसकी गलती देखिएगा जो कॉमनली देखने में आती है, बच्चा ये डिस्टेंस उसने बोला है कि 4 मीटर और ये बोला है 9 मीटर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसे 9 मीटर इसे 4 मीटर कर देते हैं। ध्यान रखिए, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, इसमें हर एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। कहा गया है कि 2 पॉइंट्स कहाँ है, एट ए डिस्टेंस, कहाँ 4 मीटर पे है और एक है 9 मीटर में, कहाँ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, दोनों को ही बेस ऑफ द टावर से लेना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये रहा ABCD। ठीक है दोस्तों, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में, आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे 90 डिग्री, दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो जाता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो आप एक को थीटा ले लीजिए और एक को 90 माइनस थीटा ले लीजिए, एक को थीटा ले लीजिए, एक को 90 माइनस थीटा, और ये हो गई हाइट आपके टावर की जिसे आपको 6 प्रूफ करना है, करने को कहा गया है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल में जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें एक जो फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है वो डिलीटेड सिलेबस में चला गया, लेकिन एक फॉर्मूला है तो आप याद रख सकते हैं उसे। अब दोनों ट्रायंगल में जाने का काम होता है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC देखिएगा दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस यानी BC। तो आप देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ये आपको एक फॉर्मूला है, बस खाली याद रखना है इसे। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये टॉपिक तो रहने दीजिए कि क्यों होता है, बस याद कर लीजिए। टॉपर्स में एक खूबी ये भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो याद समझ में ना आए या कहीं जाएँ आपको कि याद रख लें तो उन्हें तुरंत याद कर लें, अदरवाइज आसान ही टॉपिक है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं।
tan 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा, परपेंडिकुलर यानी h और बेस हो जाएगा आपका कितना 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ABD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB और नीचे आपका बेस हो गया DB। अब tan थीटा एज इट इज रहेगा, ये रहा tan थीटा। AB हमारे लिए हमें h दिया गया, हमने उसे h माना है। DB जो हमारा वो कितना हो जाएगा, DB हमारा हो जाएगा 9। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS और RHS के साथ होता है। अब यहां पर इनटू में भी वही होगा, LHS इंटू LHS होगा, RHS इंटू RHS हो गया। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू इसका RHS यानी h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा कि tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। tan होता है p अपॉन बी और आपका कॉट होता है b अपॉन पी। तो ये रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा मैथ्स में आप कहीं पर भी देखेंगे तो क्या होगा 1। ये हो गया h स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 36 हो गया दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 इक्वल्स टू आ गया है h स्क्वायर और टेकिंग रूट बोथ साइड ये आपको मिलेगा 6 मीटर इक्वल्स टू कितना h। तो हाइट ऑफ द टावर दोस्तों हो गया प्रूफ कितना 6 मीटर। तो इससे ध्यान से करिए इस चैप्टर को। चाहे तो आप सारे क्वेश्चन एक साथ समझ के सबको फिर से रिहर्सल कर सकते हैं या पहले 5 क्वेश्चन लें, उन्हें समझें, फिर उनकी रिहर्सल करें, फिर 5 से शुरुआत करें, 10 तक जाएं, फिर उनकी रिहर्सल करें, फिर आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। और जो चैलेंज हमने स्टार्ट किया है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। आने वाले 30 दिनों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। प्री बोर्ड की तगड़ी प्रिपरेशन करनी है और याद रखिए बोर्ड की ही रिहर्सल होता है प्री बोर्ड। आप प्री बोर्ड को प्री बोर्ड ना मानकर बोर्ड मानकर तैयारी करिए। और भी कई काम की चीज़ें जो आपके एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर देंगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और जो क्लासेस में हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बताई जाती हैं स्ट्रैटेजी प्लानिंग वगैरह के बारे में, किस तरह से ब्रेन साइंस को लेकर उन्हें चीज़ें समझाई जाती हैं जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर लेते हैं। और यही वो राइट टाइम होता है हाफ ईयरली के बाद जब कई बच्चों की बहुत से बच्चों की परफॉर्मेंस खराब होती है या नीचे जाती है, तो किस तरह से उसे काम करते हैं। बच्चा भी सीरियस हो जाता है, माहौल भी थोड़ा बाहर के माहौल में तो ठंडाई आ जाती है, अंदर के माहौल में गर्मी आ जाती है। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।